नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 7 जुलाई 2022 एमटीएस के तीनों पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है और तीनों पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में एक ही साथ लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों एसएससी का जो एमटीएस का एग्जाम चल रहा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है या फिर रिपीट नहीं भी किया जा रहा है तो कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस शिफ्ट में इस चीज़ से अलग क्वेश्चन पूछ दिया, उसी चीज़ से अगले शिफ्ट में कुछ अलग क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये जो एनालिसिस का जो सीरीज चल रहा है ये काफ़ी ही बेनिफिशियल रहने वाला है अगर आने वाले दिन में आप एग्जाम देने वाले हो तो। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट का वीडियो, एसपीडी वगैरह का टैप किया हुआ वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। प्रश्न आया था दोस्तों कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, मैं अपने तरफ से ऐड किया हूँ। ये VVI रहेगा क्योंकि इसका हाल में जो है निधन हो गया है 84 वर्ष की उम्र में मुंबई में। और ये किस बस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो ये संतूर से संबंधित है। एक प्रश्न आया बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है, अल्लाह रखा तबला से, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि चार चपारकूट नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो चार चापरकूट नृत्य जो है ये भारतीय राज्य मिजोरम से संबंधित है। मैं इनको याद करने के लिए अपने प्रैक्टिस सेट के दरमियान एक तरीका भी बताया था कि मारेंगे बांस से 4 बार तो आपको जो है याद हो जाएगा कि ये मिजोरम का नृत्य है। तो इस प्रकार जो है आपको भी याद रखना है फनी वे में। बिहू कहाँ का है तो ये असम का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है। तो आपको नृत्य से इतना जरूर याद रखना है क्योंकि नृत्य हर शिफ्ट में आ रहा है। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। ये द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो मानचित्र पे समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे आइसो हाइट रेखा कहते हैं, जो आने वाले शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो इसे सेक्सटेंट कहते हैं या अल्टीमीटर भी कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अल्टीमीटर या सेक्सटेंट ऊंचाई मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अगला एक प्रश्न आया था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। इसमें से पूछा गया क्वेश्चन था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होती है। किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। साथ ही साथ प्लासी की युद्ध कब होती है, 1757 ईस्वी में। उस समय भी अंग्रेज कौन थे, अंग्रेज गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव ही थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। द्वितीय होती है अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में। और पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। करंट सेक्शन से इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 के जो चुनाव हुआ है अभी हाल में ही जो 5 राज्यों में चुनाव किया गया है, उत्तर प्रदेश ये सब जो है, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के उपरांत जो है मुख्यमंत्री कौन है तो ये फिर से जो है योगी आदित्यनाथ। लगातार सेकेंड कार्यकाल है इनका योगी आदित्यनाथ का और ये गोरखपुर से चुनाव लड़े थे जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कोरिलेट करके। तो आपको जो है ये सीरीज देखने से यही फायदा होने वाली है। वहाँ का राज्यपाल कौन है यूपी का, तो आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान समय में राज्यपाल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक रेलवे जोन से क्वेश्चन आया था कि ईस्टर्न रेलवे जोन की मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों रेलवे जोन से प्रथम बार आज 3 दिन एग्जाम हुआ है, पहली बार पूछा गया है तो आपको रेलवे जोन भी करके जाना है। तो यहाँ का ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। वहीं मध्य रेल का कहाँ है, मुंबई में है। पश्चिमी रेल का कहाँ है, चर्च गेट में है। उत्तर मध्य रेल का कहाँ है तो प्रयागराज में है। और भी रेलवे जोन आपको देख के जाना है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है तो ये जो है सबसे कम पूछा गया था, माफ़ कीजिएगा, तो सबसे कम जो है ये सिक्किम की है। और पहली पाली में सबसे अधिक भी पूछा गया था तो मेरे को लगा कि ये जो है अधिक वाला है क्वेश्चन। तो सबसे अधिक है यूपी का और सबसे कम कहाँ का है, सिक्किम का। वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का।
वहीं पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का, जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। और मैंने कल के एनालिसिस में आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो आज अरुणाचल प्रदेश पूछ दिया गया, अब टॉप पे रहेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जिसका आंसर बिहार है। तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है। अगला एक क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया था कि अनुच्छेद 43 के बी में किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 का बी जो है ये राज्य सहकारी सोसाइटी से संबंधित है। इस प्रकार का ऑप्शन एक दिया गया था और यही राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आया था कि पांडुलिपि किस पर लिखा जाता है। वहाँ पे 3 चीज का नाम दिया गया था, 3 जो है वस्तु लिखा गया था, 3 इस प्रकार का दिया गया था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था ताड़ के पत्ते, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न आया था कि प्रसिद्ध चोल राजा राजराज चोल जो है शासक कब बना। दोस्तों राजराज चोल से जो है क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसके रिलेट में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि तंजौर में जो बृहदेश्वर का मंदिर है कौन बनवाया। तंजौर में जो बृहदेश्वर का मंदिर है इसका निर्माण करता कौन है, तो यही राजराज प्रथम है। और तंजौर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यहाँ बृहदेश्वर मंदिर या इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये राजराज चोला ही बनवाया था। बात करें चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। तो आपको ये भी याद रखना है, चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये जो गद्दी पे आसीन हुए थे 985 ईस्वी में और कब तक रहे, तो 1014 ईस्वी तक। तो ये राइट आंसर करके आना था। अगला एक प्रश्न आया था कि खजुराहो की मंदिर किस शैली का भव्य उदाहरण है। दोस्तों स्टाइल जो है यहाँ भारत में मंदिर के शैली में मुख्यतः 2 स्टाइल हैं, एक तो नागर शैली है, दूसरा द्रविड़ शैली है। तो इन दोनों स्टाइल में अधिकांश मंदिर भारत के अंदर बनाए गए हैं। तो जो खजुराहो की मंदिर है ये नागर शैली में बनाई गई है। आपको याद रखने का तरीका है कि जो भी नॉर्थ साइड है वो सब जो है नागर शैली से हो जाएगा, और जो भी साउथ साइड की मंदिर है दक्षिण भारत की, ये सब द्रविड़ शैली से रिलेटेड हो जाएगा, द्रविड़ शैली में बनी हुई हो जाएगा। तो आपको याद करने के लिए एक मोटा जरिया मिल गया, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। एक और इससे पहले ये खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय वन वृक्ष है, तो पर्वतीय वन वृक्ष है तो देवदार भी होता है, शीशम भी होता है, ये सब पर्वतीय प्रकार के वन है। एक क्वेश्चन जो आया था जनगणना से, दोस्तों एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं गया जिसमें जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो इसमें भी जनगणना से रिलेटेड आज भी पूछा गया, तीनों शिफ्ट में आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, जो मैंने अभी चर्च किया था। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर है। लौह अयस्क का निर्यात एक बंदरगाह कौन करता है, मतलब लौह अयस्क का निर्यात जो है किस बंदरगाह से होती है, इस प्रकार का ऑप्शन था। तो यहाँ पे 4 स्टेट का नाम दिया गया था। कुछ बच्चे हमें कमेंट करके बता रहे हैं कि मारमा गोवा नहीं ऑप्शन में था। यहाँ पे 4 स्टेट का नाम दिया गया था, महाराष्ट्र था, गोवा था, गुजरात था, इस प्रकार का जो है ऑप्शन में दिया गया था। तो यहाँ पे गोवा राइट आंसर करके आना है मारमा गोवा के लिए। अगला एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा का चुनाव में अधिकतम कितनी जगह से एक कैंडिडेट लड़ सकते हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। तो लोकसभा का चुनाव जो है अधिकतम 2 जगहों से लड़ा जा सकता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं। पहले ये जो सदस्यों की संख्या थी ये 552 हुआ करती थी, लेकिन जो एंग्लो इंडियन वाली प्रथा है उसे घटा दिया गया है। ये वाली प्रथा जो है बंद कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अब लोकसभा के अंदर नहीं होती है। पहले 2 व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। न्यूनतम उम्र क्या है, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, 25 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, वहीं प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा से रिलेटेड नेता होता है। तो लोकसभा में सदस्य की उम्र जब 25 वर्ष है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। वहीं सीएम की बनने के लिए जो है ये भी 25 वर्ष है। तो आपको ध्यान रखना है ये सब बात। अगला एक प्रश्न आया था कि रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग वे में पूछा गया है। तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है, तो ये गुलाम वंश से संबंधित है। और रजिया सुल्तान को भारत के प्रथम महिला शासिका भी कहा जाता है। यह गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश के संस्थापक बोला जाएगा तो कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने वंश शासन किए, तो 5। उसके बाद भारत में कौन आगे, मुगल। कब, 1526 ईस्वी में। तो इस प्रकार आप कोरिलेशन विधि से याद कर सकते हैं एक एक जीके का क्वेश्चन।
अगला एक प्रश्न आया था, जनजातीय मंत्रालय 2022 अधिनियम की मांग किसके द्वारा की गई थी? जनजातीय मंत्रालय की जो मांग की गई थी संसद के अंदर, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये टॉपिक जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा उठाया गया था और बाद में इन्हें लागू कराया गया। हरिसेन निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों हरिसेन जो है समुद्रगुप्त की बड़ाई किया है प्रयाग प्रतस्थी के अंदर, तो आपको याद ही होगा। तो ये हरिसेन के दरबारी कवि थे, माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं इस प्रकार का क्वेश्चन एक और है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन जो है ये नादिर शाह को कहा जाता है, जो तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा लेके जो है भारत से चला गया था। तो इनको जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता है। तो आपको ये सब बात ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों हमने संगीत से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं सभी के भारत रत्न प्राप्त से एक वीडियो आप देख सकते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट के दौरान हमने व्याख्या कर दिया था, ओरल तरीके से ही किए थे, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो हम ऐसे ही जो है वहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न दिया जाता है। बात करें 2000 में किसे भारत रत्न मिला? 2000 में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था, उस साल भारत रत्न की जो है बंटवारा नहीं की गई थी। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई से संबंधित है, तो दोनों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जो है अचीवमेंट, मतलब ये अवार्ड है। और 2001 में लता मंगेशकर के साथ साथ बिस्मिल्लाह खां को मिला था। बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ से संबंधित है? तो शहनाई वादन से। फिर उसके बाद संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो किराने घराने से। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, तो किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराना से। उसके बाद संगीत के क्षेत्र में जो सबसे पहले भारत रत्न मिला, ये मिला एम सुब्बालक्ष्मी को 1998 में। उसके बाद पंडित रविशंकर को 1999 में मिला, जो सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। उसके बाद 2000 में किसी को नहीं मिला, और 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को मिला। फिर 2019 में जो लेटेस्ट वाला है ये भूपेन हजारिका जी को मिले मरणोपरांत। ये भी संगीत से रिलेटेड व्यक्तित्व थे, और इन्हीं के नाम पे जो है ढोला सादिया ब्रिज बनाया गया है। ढोला सादिया ब्रिज जो है उसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, जो भारत में वर्तमान समय में नदी पर स्थित ये सबसे बड़ी ब्रिज है लंबाई के अनुसार। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इस कार्य में इनका मदद जो है चाणक्य किया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल। इन्हें चाणक्य का जो है ये दो और नाम है, कौटिल और विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन से यात्री भारत आए थे? तो फहियान। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आप रख लीजिए, ये छपेगा, जरूर छपेगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि जम्मू कश्मीर के कौन सी भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाया था? तो जम्मू कश्मीर के ऐसे कौन सी भारतीय महिला जो प्रथम भी है और लड़ाकू विमान जो है उड़ाई थी? तो ये है भावना कंठ। आंसर है भावना कंठ, ऑप्शन में दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक कार्य के एसआई मात्रक के समतुल्य यानी बराबर होती है, इक्वल होती है? तो ऊर्जा की जो एसआई मात्रक है वही कार्य की एसआई मात्रक होती है। तो आपको ऊर्जा आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि 18वीं शताब्दी में मैसूर में कितने बार युद्ध हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में जो है मैसूर का कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। एक क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2021 में ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई थी? जो ट्रांसजेंडर प्रकार के लोग होते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है इनकी स्थितियों में सुधार के लिए एक स्माइल योजना लाया गया था। इस योजना का मेन लक्ष्य है कि जो केंद्र सरकार की अन्य योजना है उनका लाभ ट्रांसजेंडरों को भी मिल सके, खास करके आयुष्मान भारत योजना का लाभ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के जो विधानसभा होते हैं उनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब है जिनका मनोनयन होता है वो सदस्य भाग नहीं ले सकता
राष्ट्रपति के जो है चुनाव में। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों जो सदन है, अपर सदन और लोअर सदन, साथ ही साथ राज्य के जो विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है वर्णित कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 52 से 61 तक की जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। और साथ ही साथ 61 अनुच्छेद का डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये महाभियोग से संबंधित है। जो महाभियोग राष्ट्रपति के उनके पद से हटाने की जो एक प्रक्रिया है इनसे संबंधित है आर्टिकल 61। बात करें अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। वहीं राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार है आर्टिकल 161 के थ्रू। लेकिन राज्यपाल के क्षमादान और राष्ट्रपति के क्षमादान में क्या फर्क है कि राष्ट्रपति जो है सजा को पूर्णतः माफ करवा सकता है, लेकिन राज्यपाल सजा को पूर्णतः माफ नहीं करवा सकता, डिले कर सकता है, सजा कम कर सकता है इत्यादि। अन्य जो राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद है ये है 123। ये अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करते हैं तो इन्हीं अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 85 जो है इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है समय से पूर्व ही विषम परिस्थिति में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आपको बता दूं राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता किसी भी और मतलब ऑफिशियल के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव जीते थे? पहले शिफ्ट में पूछे कि यूपी का जो है 2022 के बाद सीएम कौन है, फिर पूछे जो यूपी के सीएम है वो कहाँ से चुनाव लड़े थे। तो इस प्रकार की क्वेश्चन जो है एक दूसरे से संलग्नित क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये गोरखपुर के सीट से जो है चुनाव लड़े थे और जीते और लगातार सेकेंड टाइम जो है सीएम के पद पे आसीन है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कुमायूं हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाया था। वैसे आपको बता दें कुमायूं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र दोनों का जो रीजन है ये उत्तराखंड के अंदर है, और कुमायूं हिमालय का जो सबसे ऊंचा चोटी है ये नंदा देवी है जो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इतनी मोटी मोटी बातें, लेकिन ऑप्शन हमें नहीं प्राप्त हो पाए हैं। इसीलिए अगर आपको इसका ऑप्शन प्राप्त हो तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक प्रश्न आया था कॉमन सा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन। बात करें इलेक्ट्रॉन कैसे कण होती है, किस प्रकार की चार्ज होती है, तो इस पर निगेटिव चार्ज होती है। साथ ही साथ प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएगा? तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के खोज चैंडविक किए थे। न्यूट्रॉनों के खोज पॉली किए थे। परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे का खोज रिटर के द्वारा किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था नृत्य से कि होजागिरी नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो होजागिरी नृत्य जो है ये त्रिपुरा भारतीय राज्य से संबंधित है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। साथ ही साथ अपने तरफ से हॉर्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। आपको ये टॉप पे रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। एक क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों 2 नृत्य पूछा गया था। भरतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। एक पुस्तक बुक से आया था कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। ये कांग्रेस के जो है जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं और इनका जो एक प्रमुख पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये जो है सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है एन एरा ऑफ डार्कनेस। और बात तो सबसे खास ये है कि ये सीएचएसएल में भी दोहराया गया तुरंत। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस एग्जाम में भी दोहराया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नींद की बीमारी के कारण से होती है। तो नींद की बीमारी तो ऐसे सिकता मच्छी के काटने से होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, तो चिंता या तनाव ऐसा एक ऑप्शन था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि भगत सिंह असेंबली में बम कब फेंके थे? दोस्तों भगत सिंह जो है असेंबली में बम फेंकते हैं सिर्फ डराने के उद्देश्य से, लेकिन बाद में इन्हीं के कारण फांसी की सजा हो जाती है, जो गलत हुआ। तो ये कब फेंके थे? तो ये 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। 8 अप्रैल 1929 को जो है असेंबली में बम फेंके थे। और इनका जो प्रमुख पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, भगत सिंह से ये पुस्तक पूछा जा सकता है। अगला एक प्रश्न आता है कि डेर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? तो जो डेर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये स्किन से संबंधित होते हैं, त्वचा से संबंधित होते हैं। वहीं अप्थोलोमोलॉजिस्ट जो है आंख से संबंधित होते हैं। पेडिस्ट्रिशियन बच्चे से संबंधित होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट नर्व से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार को जो है आपको जो है याद रखना है। और ये कॉमन सी क्वेश्चन है, इसमें कोई खास झंझट नहीं है, सबको याद ही रहता है जनरली।
राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने हेतु जो है न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, वहीं प्रधानमंत्री बनने हेतु 25 वर्ष है। और किस प्रकार ये होता है मैंने पहले ही कोरिलेट कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनका नेता होता है, तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए ही 25 वर्ष चाहिए, तो इसीलिए प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति जो है 25 वर्ष का वो बन सकता है। अगला एक प्रश्न है कि रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान जो है ये दिल्ली के सरकार के द्वारा लागू किया। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली का जो उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, अनिल बैजल, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। इनके स्थान पे जो है नया उपराज्यपाल आ चुके हैं। वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। ये किसका नाम स्थान लिया है? तो जेफ बेजोस का स्थान लिया है, जो अमेजन के संस्थापक है, तो इनका स्थान लिया है। और जेफ बेजोस से पहले कौन थे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? तो जो बिल गेट्स है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओणम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ओणम त्योहार तो ऐसे साउथ भारत में मनाया जाता है कई राज्य में, लेकिन यहाँ पे केरल ऑप्शन में था और केरल ही उचित आंसर होगा, क्योंकि केरल में ये बृहद पैमाने पे मनाए जाने वाली त्योहार है। जैसे बिहार में छठ बृहद पैमाने पे मनाया जाता है, वैसे छठ तो यूपी में भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में बिहार है तो आपको बिहार करना होगा। उसी तरह जो है यहाँ पे केरल राइट आंसर हो जाएगा, अन ऑप्शन को नजरअंदाज करते हुए। आप साथ ही साथ पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और थाई पूसम कहाँ मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। साथ ही साथ तमिलनाडु में जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है। चूंकि ये तमिलनाडु राज्य को अभी तक टारगेट नहीं किया, हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में तमिलनाडु से क्वेश्चन उठाए, इसीलिए हमने एडिशनल क्वेश्चन में इनको रखा है। अगला एक प्रश्न आया था कि किस उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम पे लगाया जा सकता है? क्वेश्चन को कैसा घुमाया है, पहले क्वेश्चन आता था कि किस उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे काम पे लगाए जाने की बात करें तो जो भी बच्चे 14 वर्ष से अधिक है, चूंकि हम इंडिया के कानून को फॉलो करते हैं, तो जो भी 14 वर्ष से अधिक है उनको कल कारखाने पे काम पे लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 24 है उसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम पे लगाना शोषण है, एक प्रकार का शोषण है, दैहिक शोषण है। तो इस प्रकार जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हम कल कारखाने में काम पे नहीं लगा सकते। वहीं संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी आर्टिकल है इनका चर्चा करना हमने उचित समझा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक लगाता है, तो 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार देती है। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता या छुआछूत का अंश से संबंधित है। वहीं पे जो 18 है ये उपाधियों की अंश से संबंधित है, खास करके सेना वगैरह पे ये लागू नहीं होता और हर जगह लागू होता है। अनुच्छेद 14 जो है ये समता के अधिकार से संबंधित है, सभी विधि के समक्ष समता। और 25 से 28 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। जैसे आप सिख धर्म के लोगों को देखते होंगे कि कृपान जो है अपने कमर में बांधे रहते हैं, तो ये जो है इन्हीं आर्टिकल से ये फायदा उठा पाते हैं। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से भाषण वगैरह दे सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन जो आया था कि प्रसिद्ध पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? काफी जानी पहचानी पुस्तक है, क्योंकि ये पुस्तक काफी जो है इनको अवार्ड दिलाए थे अरविंद अडिगा जी को। और ये जो है कब रिलीज होती है ये पुस्तक? तो ये 2008 के अंदर रिलीज होती है। अदिति चौहान किस खेल से संबंधित? दोस्तों अदिति चौहान जो है फुटबॉल से संबंधित है। एक प्रश्न आया था कि भारत में नृत्य को असीम ऊंचाई तक पहुंचाने में किसका योगदान है, या फिर कहे तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो है भरत मुनि को दिया जाता है। भरत मुनि का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? नाट्य शास्त्र। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मैंने जोड़ा है, आप देख सकते हैं। ओडिसी है, कथकली है, सतरिया पूछ दिया गया और मोहिनीअट्टम है। गौतम बुद्ध का मृत्यु किसके संरक्षण में हुआ था? इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है ये मल्लों के संरक्षण में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो
तो कुशीनगर में हुआ था। उस समय मल का संरक्षण था। और कुशीनगर कहाँ है? तो ये यूपी के अंदर स्थित है। महापरिनिर्वाण कहा गया इनकी मृत्यु को। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे इनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और जो गृह त्याग किए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तो ये तीनों भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल के अंदर। कहाँ? नेपाल के अंदर। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। किस भाषा में? पाली भाषा में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, जो कोसल देश की राजधानी थी। बता दें बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ हैं वो उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। इसके अंदर 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक जो है त्रिपिटक के अंतर आते हैं। पहला जो बौद्ध संतति हुआ राजगिर में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। बौद्धों के पुनर्जन्म की कथा जो वर्णित है ये जातक बुक के अंदर जो है वर्णित है। और बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इतना क्वेश्चन आपको बौद्ध धर्म से जरूर याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि असम का कौन सा खेल, अब ऑप्शन हमें नहीं प्राप्त हो पाया है। एक ही ऑप्शन एक लड़के ने पोस्ट किया कि कबड्डी था, लेकिन हम इस पे कंफर्म नहीं है, इसीलिए अगर आप कंफर्म है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जीटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। मकबरा कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का? तो सासाराम, बिहार में। अगला एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस पे हमने कल ही डिस्कस किए थे। नीति निदेशक तत्व को एडिशनल जानकारी में आपको बताया था और आज ये क्वेश्चन जो है आ गया है। हालांकि हमने बताया था कि ये आयरलैंड से लिया गया, ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल पूछ दिया गया। मैंने आर्टिकल को भी बताया था। तो ये 36 से 51 में जो है रखा गया है और ये भाग 4 में रखा गया है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर जोड़ा गया, ये भी आर्टिकल 51 के क में यानी 51 के ए में जोड़ा गया है। तो ये भी मौलिक जो है ये अपना नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ही निहित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका द्वारा 2022 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? पहले तो हम जब ये वीडियो बनाए थे सेकंड पाली का तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक लड़का ने हमें मैसेज करके बताया है कि वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज ही पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत को दिया गया था। ऋषभ पंत को दिया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऋषभ पंत करना था। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि आज के तीनों शिफ्ट में जो है क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट प्रकार का रहा और एक अच्छा क्वेश्चन का लेवल कहा जा सकता है, ना भारी ना कम। और अन्य जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो भी मॉडरेट प्रकार के आ रहे हैं। अटेम्प्ट जो है यहाँ पे कुछ लड़के तो हमें यह बता रहे थे कि हमने 87 क्वेश्चन जो है एक्यूरेट करके आए हैं। तो क्या सही क्या गलत है अन्य 3 सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। और ये जो जीके जीएस बता रहे हैं उससे लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कमजोर है, इससे कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाने की संभावना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपसे एक कमेंट की हम आशा करते हैं अगर अच्छा लगा हो तो।